बच्चों, प्रणाम। मैं आज आप लोगों को एक कक्षा 10 का टॉपिक शुरू कर रहा हूं, धातु एवं अधातु। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि आप लोग मेरे साथ ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं बच्चों, धातु शब्द जो है, हमें हमारे आसपास कई प्रकार के तत्व हैं जिनको हम धातु कह सकते हैं। लोहा है ना, स्टील है, अब कई प्रकार। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात करूं कि आप लोगों ने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा कि जो तत्व जो होते हैं तीन प्रकार से है। तत्वों का जो है तीन प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। अब बात आ रही है कि धातु। देखो बच्चों, मैं एक चीज तुमको बहुत क्लियर कर दूं कि मुख्य रूप से जो हमारे पास धातुएं हैं वो ये है। देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, पीबी, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी और गोल्ड, एयू। ये मुख्य रूप से हमारे पास इतनी सारी धातुएं हमको प्राप्त हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं लिख रहा हूं, देखो ये देख लीजिए, के पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag और Au, ये हमारे पास मुख्य रूप से धातुएं हैं। और इस श्रेणी को हम धातुओं की क्रियाशीलता के रूप में भी कहते हैं। धातुओं की क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखा हुआ हमने। कैसे लिखा हुआ? क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में, क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है। इसको क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखा हुआ बच्चों। तो देखो क्रियाशीलता, ये देखो मैं बात कर रहा हूं कि क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम क्या हुआ। तो देखो आप लोग समझो, इसको सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, इसको धातुओं की सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। अब देखो बच्चों, इनमें मैं इसको तीन रूप से बांट रहा हूं। एक रूप मैं यहां कर रहा हूं, ये है, दूसरा यहां से और यहां तक है, और तीसरी धातुओं का तीन कैटेगरी बनाई मैंने धातुओं की। देख लो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एक श्रेणी मैंने ये बनाई। ये जो धातुएं होती हैं, ये देखो, ये धातुएं होती हैं अत्यधिक क्रियाशील, अत्यधिक क्रिया, अभी आगे इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जनरल समझ लो, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं ये। ठीक है, ये वाली जो धातुएं हैं ये मध्यम क्रियाशील होती हैं। ये वाली जो धातुएं हैं ये मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं। और ये जो लास्ट ये धातुएं हैं ये बिल्कुल मंद क्रियाशील या मंद क्रियाशील धातुएं होती हैं। ठीक हो गया, ये मंद क्रियाशील धातुएं होती हैं। आप लोगों को एक चीज और क्लियर बता दूं मैं कि मंद क्रियाशील, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में आभूषण बनते हैं, तो कभी कभी ये प्रश्न भी आता है कि आभूषण हम सिर्फ ये देखो चांदी और सोने के ही क्यों बनाते हैं, और चीजों के आभूषण हम क्यों नहीं बनाते हैं? उसके पीछे यही कारण है कि जो ये हमारे पास Ag और Au है, Ag जानते हो, Ag चांदी और Au सोना, ये दोनों धातुएं ऐसी हैं कि ये क्या करती हैं, वायु से भी और जल से भी क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, तो जब ये वायु से और जल से क्रिया नहीं करेगी तो इनका क्षरण नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो आभूषण बनाते हैं, किसके बनाते हैं? Ag और Au के। अब यहां पर एक चीज और थोड़ा समझ लो बच्चों, ये हाइड्रोजन है। देखो, मैंने कहा था कि हाइड्रोजन को हम यहां रख रहे हैं, जबकि हाइड्रोजन मुख्य रूप से क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन क्या है? मुख्य रूप से अधातु है। थोड़ा मैं टॉपिक से हटके बात कर रहा हूं तुमसे। देखो, ये हाइड्रोजन हमने यहां क्यों रखा है, ये भी तो क्लियर है कि हाइड्रोजन क्यों, जबकि हम कह रहे हैं कि अधातु। यहां पर जो हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ये हमारे पास वैसे देखा जाए तो अधातु है, फिर भी हमने इसको इस श्रेणी में यहां क्यों रखा हुआ है? इसके पीछे एक कारण है बच्चों। देखो, अभी आप आगे पढ़ेंगे भी आवर्त सारणी में कि हाइड्रोजन की स्थिति आज तक क्लियर नहीं है। दो प्रकार से व्यवहार कर सकता है। देखो क्या होता है, कोई भी तत्व अपनी बारीक कक्षा को पूर्ण करने के लिए, देखो अगर ये इस ढंग से व्यवहार करता है, देखिए
अगर ये H पॉजिटिव आयन बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, तो इस रंग का अगर व्यवहार करता है तो तब ये धातुओं के समान व्यवहार कर रहा है। तब ये किसके समान व्यवहार कर रहा है, धातुओं के समान व्यवहार कर रहा है। लेकिन अगर ये H से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और H माइनस बनाता है माना, तब ये किसके समान व्यवहार कर रहा है, अधातुओं के समान व्यवहार कर रहा है। तो करता है ये दोनों प्रकार से। ये देखो, ये जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में देखो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखो वैसे इस ढंग से लिखा जाता है इसको 1H1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी अपनी कक्षा को पूर्ण कर सकता है। तो इसको हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। पहले मैं सिर्फ जरा धातुओं की बात आपसे कर रहा था। तो मुख्य रूप से जो धातुएं हमारे पास पाई जाती हैं वो ये है, ये धातुएं हैं, इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले धातु तो आप लोग क्लियर हो गए। ये चीजें सब हमारे देखो, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब आपके चारों तरफ उपलब्ध होती हैं धातुएं। और इसको हम कह रहे हैं धातुओं की क्रियाशीलता। जो शुरू की धातुएं हैं ये अत्यधिक क्रियाशील है, उसके बाद जो ये धातुएं हैं ये कम क्रियाशील है, और ये तो बहुत कम क्रियाशील है। अब बच्चों हम सबसे पहले आपको इन धातुओं का भौतिक, जो हमारे पास धातु और अधातु में एक साथ चाहूंगा कि इनके भौतिक गुणों की मैं बात करूं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा आपके साथ धातु और अधातु की बात करूंगा मैं। धातु और अधातु, इनका हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनका भौतिक गुण। 2 प्रकार से गुण होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण। तो हम पहली बात करते हैं हम इससे बात करते हैं पहले भौतिक गुणों से। ठीक है बच्चों, मैं अभी थोड़ा सा कहूं कि जो सोना होता है कैसा होता है, चमकीला होता है। कैसा होता है सोना, चमकीला होता है। अधिकांश धातुएं, याद रखना, अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, चमकीली होती हैं। अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, चमकीली होती हैं। और अधातुएं क्या होती हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, 2 धातुओं की बात कर रहा हूं मैं तुमसे, एक धातु की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, 2 धातुओं की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। एक मैं लिख रहा हूं आपके पास आयोडीन और एक लिख रहा हूं मैं हीरा। याद रखना ये दोनों धातु है। देखो जो आयोडीन है इसकी सतह है, ये कुछ अपवाद है, इसको याद रखना। जो इसकी सतह होती है वो क्या होती है, चमकीली होती है। क्या होती है, चमकीली। और दूसरी जो अधातु हीरा है, इसको भी आप लोग जानते हैं, हीरा भी क्या होता है, चमकीला होता है। ये 2 चीजें हैं देखो सिर्फ। वैसे अधिकांश धातुएं चमकीली होती हैं और जो अधातु है वो चमकदार नहीं होती है। लेकिन 2 धातुएं हैं हमारे पास, आयोडीन और हीरा। आयोडीन की जो सतह होती है वो चमकीली होती है, और हीरा तो आप सभी लोग जानते हैं हीरा भी क्या होता है, आपस में चमकीला होता है। सभी धातुएं देखो, अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं। क्या होती हैं धातुएं, ठोस होती हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज है, एक धातु है हमारे पास जो ठोस नहीं होती है। बता सकता कोई बच्चा, यस, एक धातु है Hg, जो किस अवस्था में पाई जाती है हमारे पास, द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब अधातुएं देख लीजिए, अधातुएं क्या होती हैं, अधातुएं ठोस भी हो सकती हैं और गैसीय फॉर्म में भी हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, देखो मैंने दूसरा गुण बताया कि ये क्या होती है, अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं। लेकिन एक धातु ऐसी है Hg, मरकरी जिसको कहते हैं हम। मरकरी कैसी धातु है, मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है। और मैं कह रहा हूं देखिए, जो अधातुएं हैं ठोस और गैसीय फॉर्म में होती हैं। लेकिन एक धातु यहां भी ऐसी है जो द्रव अवस्था, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है, वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तीसरा जो करैक्टर है, मुख्य करैक्टर है, तीसरा करैक्टर इसका होता है कि सभी धातुएं कठोर होती हैं। लोहा देखा होगा आपने, कठोर होता है, एल्युमिनियम कठोर होता है। लेकिन याद रखना 2 धातुएं हमारे पास, सोडियम और पोटेशियम। ये 2 धातुएं ऐसी धातुएं ये कठोर नहीं होती हैं। सोडियम को हम अगर चाकू से काटना चाहें तो हम उसको चाकू से भी काट सकते हैं। और जो सभी अधातुएं हैं क्या होती हैं,
जो सभी धातुएं हैं मुलायम और भंगुर होती हैं। मुलायम मुलायम और भंगुर होती। भंगुर जानते हो, मैंने एक लक्षण बताया था आपको, भंगुर। भंगुर मैंने छोटे, जैसे अगर हम लकड़ी को लें, लकड़ी को हम छोटे छोटे टुकड़े बना सकते हैं, लेकिन देखो ये मुलायम होते हैं और भंगुर होते हैं। इसमें भी एक वो चीज है, देखिए आप कार्बन, आप लोगों ने देखा होगा कार्बन। कार्बन क्या होता है? ठोस होता है जरा, है ना कार्बन। लेकिन कौन सा गुण पाया जाता है उसमें? भंगुर। अगर हम कोयला, कार्बन में कोयला तो सभी ने देखा है, कोयले को अगर हम तोड़े तो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो उस गुण को हम क्या कहते हैं? भंगुर कहते हैं। अगला कैरेक्टर है इसका आघात वर्धता। आघात वर्धता। तो एक अब ये शब्द आ रहा बेटा, आघात वर्धता हम किसे कहेंगे? आघात वर्धता समझो पहले। आघात वर्धता किसको कहेंगे हम? हमने देखा जो हमारे घरों में देखो चद्दर लगी रहती है, देखा ना, जिसको हम चद्दर कहते हैं, ऊपर छतों पे लगी रहती है। तो वो चद्दर देखो क्या होती है? लोहे को पीट पीट करके पतला बनाया जाता है। तो इस गुण को, उसको क्या करेंगे हम? लोहे को ठोस है, उसको पीट करके क्या बना दिया हमने? पतला बना दिया। तो जैसे हम क्या बनाते हैं? चादरें बनाते हैं, लोहे की क्या बनाते हैं? चादरें। तो चादरें बनाने का जो गुण है ठोस का, उसको हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनी। मतलब इसको पीट पीट करके पतला बनाया जा सकता है। और इसमें ये गुण नहीं पाया जाता। कौन सा गुण? आघात वर्धनी, वर्धता का गुण किसमें नहीं पाया जाता है? अधातुओं में नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगला गुण है बच्चों तन्यता। तन्यता समझ लो। हमने कई बार हम घरों में कहते हैं कि ये एल्युमिनियम का तार है, ये कॉपर का तार है। देखो हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये कॉपर, यहां है धातु, एल्युमिनियम यहां धातु है। तन्यता मतलब इनको खींच करके लंबा किया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है ना। तो जैसे हम जितने भी तार हैं, तो तार का जो गुण है, ठोस को हम खींच करके जो तार बनाते हैं, तो वो कौन सा गुण है? तन्यता का गुण है। और ये ये गुण, तन्यता वाला गुण भी इसमें नहीं पाया जाता है। किसमें? अधातु में। अभी इसको देखो भौतिक, हम इसको देख करके महसूस करके भौतिक गुणों का अंतर कर रहे हैं। तन्यता के बाद देखो बच्चों, इसमें हमारा अगला अगला पॉइंट आता है इसमें घनत्व और गलनांक। घनत्व और गलनांक, देखो इनके घनत्व और गलनांक उच्च होते हैं। घनत्व और गलनांक क्या होते हैं? इनके उच्च होते हैं। सिर्फ किस किस को देखो, जो हम बात कर रहे हैं घनत्व, सोडियम और पोटेशियम, ये दो भी क्या है? इसके अपवाद हैं। सोडियम और पोटेशियम का घनत्व उच्च नहीं होता है। और इन देखो जो और जो अधातु हैं, इनका घनत्व और गलनांक भी क्या होता है? निम्न होता है। अब इसका नेक्स्ट गुण, इन गुणों को मैं देखो आप लोगों ने नोट कर दिया होंगे, इनको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट गुण इसकी बात कर रहे हैं हम। इस पे जो नेक्स्ट गुण है इसका, ऊष्मा एवं विद्युत की चालकता। ऊष्मा एवं विद्युत चालकता। ऊष्मा एवं विद्युत चालकता। अब एक चीज देखिए बच्चों, मैं एक शब्द कह रहा हूं कि ये सुचालक होते हैं। अब सुचालक, हम सुचालक किसको कहेंगे? मैं कह रहा हूं ये सुचालक होते हैं। सुचालक का छोटा सा उदाहरण मैं जनरल से आपको समझाऊं। अगर हमारे पास कोई लोहे की रॉड है, अगर हमारे पास कोई लोहे की रॉड है और अगर हम उसको एक सिरे से गर्म करें, तो हमें दूसरे सिरे से क्या लगने लग जाती है? वो गर्म लगने लग। क्या कारण है उसका? कि वे ऊष्मा को अपने में प्रभावित होने देते हैं। लेकिन दो धातुएं ऐसी हैं कि जो ऊष्मा की सुचालक कम होती हैं, ऊष्मा की सुचालक कम होती हैं। वो दो धातुएं हैं पीबी और एचजी। इन दो धातुओं को छोड़ करके अधिकांश धातुएं क्या 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 प्रदर्शित करती हैं? विद्युत की और ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती हैं। और ये जो धातुएं हैं अधातु, विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं? ये अचालक होती हैं। लेकिन इसमें भी एक धातु या एक धातु है, क्या है, जिसका जो है ग्रेफाइट। एक अधातु है ग्रेफाइट, जो विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। और अब ये भी बात आती है कि विद्युत की सुचालक क्यों होती है? क्यों? देखिए, जो विद्युत, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। धात्विक चालन जो होता है, धातुओं में जो चालन होता है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। तो जो अचालक ग्रेफाइट है, इसमें भी कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके कारण ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। और अंतिम गुण है बच्चों इसका ध्वनिक। ध्वनिक
देखो जितनी भी धातुएं हैं, अगर हम इसको ठोस सतह से टकराने पर ये क्या करती है? आवाज। ठोस सतह से टकराने पर ये क्या करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। और ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है बच्चों। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहां पर धातु और अधातु के, लेकिन मैं जो कुछ मुख्य एग्जाम्पल थे एक बार मैं थोड़ा रिवीजन कर दूं। तो ये मुख्य रूप से देखिए, हमने कहा था क्या क्या होते हैं? चमकीले होते हैं, ठोस होते हैं, कठोर होते हैं। कौन? धातुएं ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन अधातुएं क्या होती हैं? ठोस होती है। ठोस और गैसीय अवस्था में होती है। सिर्फ किसको छोड़ करके? ब्रोमीन को छोड़ करके। वो क्या होती है? ब्रोमीन क्या होती है? द्रव अवस्था में होती है। तो इस प्रकार से ये अंतर हुए बच्चों, ठोस धातु और अधातु में अंतर, या हम इनको कहें भौतिक अंतर है। कैसे अंतर है? ये भौतिक गुण है। दूसरे रूप हम कह सकते हैं कि ये धातु और अधातु के क्या है? भौतिक गुण है। अब हम बात करेंगे इनके रासायनिक गुणों की, लेकिन इसको जरा ध्यान से इसको देख, ये श्रेणी याद रखेंगे आप। इस श्रेणी के आधार पर ही हम प्रत्येक गुण की चर्चा करेंगे। हमारे पास प्रत्येक गुण की चर्चा करेंगे हम। ठीक है बच्चों। तो अब मैं इनकी बात कर रहा हूं, रासायनिक गुण। किसके? धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण। अब देखिए, अब धातुएं क्या क्या रासायनिक गुण प्रदर्शित करती हैं, हम एक एक करके इन पर चर्चा करेंगे। तो पहला करैक्टर हम बता रहे हैं कि वायु के साथ अभिक्रिया। वायु के साथ अभिक्रिया। वायु के साथ अभिक्रिया। अब इसमें एक बात आती है बच्चों, जब हम वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हम सिर्फ किससे अभिक्रिया करवाते हैं? ऑक्सीजन से ही अभिक्रिया करवाते हैं, है ना। जबकि हमें पता है कि वायु में कई प्रकार की गैसें होती हैं। तो हम ऐसा क्यों कि जब हम वायु के साथ अभिक्रिया की बात कर रहे हैं तो हम O2 से अभिक्रिया ही करवाते हैं? देखिए, इसको भी मैं थोड़ा आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं। देखो बच्चों, ऐसा होता है कि मुख्य रूप से दो प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। किसमें? वायु में बहुत सारी पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। दो प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। अब जो ये नाइट्रोजन गैस वायु में पाई जाती है, ये क्या होती है? कम क्रियाशील होती है, या बहुत ज्यादा क्रियाशील नहीं होती है। ये क्या होती है? कम क्रियाशील होती है। और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो क्या होती है? अधिक क्रियाशील होती है। क्या होती है? अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, वो अधिक क्रियाशील होती है। देखो, तो अब देखो हमारे पास वायु, तो हम क्यों ऑक्सीजन को ही लेते हैं? इसका देखो क्लियर हो गया। क्योंकि मुख्य रूप से दो प्रकार की गैस है हमारे पास, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के परिपेक्ष में कम क्रियाशील है, इसलिए क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को ही इसमें क्या करते हैं? लेते हैं। अब देखो, पहली जो हमारे पास धातु है, माना मैं सोडियम से इसकी अभिक्रिया करवाता हूं। देखिए, ये हमारे पास सोडियम है, ठीक है, या इसको सोडियम है प्लस इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं हम किससे? O2 से। किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं हम इसकी? O2 से अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो ये क्या बना लेता है? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। लेकिन देखो, अभी इस पर चर्चा करूंगा मैं, लेकिन फिलहाल समझ लो कि ये, अब देखो यहां पर एक, तुमने पढ़ा होगा बेटा, संतुलित और असंतुलित अभिक्रियाएं। तो यहां पर देखो, ये अभिक्रिया संतुलित है या असंतुलित है? यस, ये कैसी है? असंतुलित है अभी। और क्यों असंतुलित है? हमने कहा जो पदार्थ अभिक्रिया करता है इनको हम अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो जब परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद की आपस में बराबर हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कैसे अभिक्रिया कहेंगे? संतुलित अभिक्रिया कहेंगे। तो यहां पर देख लो, सोडियम कितने हैं हमारे पास? यहां पर 2 है ना, और यहां पर कितना है? 1 है। ये भी संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन O2 के दो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, यहां पर क्या है? 1 परमाणु है। तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे? अगर ऑक्सीजन के बराबर करना, हम इसको 2Na करेंगे, तो इसको यहां पे देखो, सोडियम के कितने हो गए? अब 4 परमाणु हो गए।
और ऑक्सीजन के कितने हो गए 2। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी क्या है, अपने आप में संतुलित है। अब यहां पर एक बात और, ये देखो मैं कह रहा हूं सोडियम की हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई तो N2 Na2O हो गया। हमने परमाणु और अणु की परिभाषा भी पढ़ी थी। हमने कहा था कि परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, और अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। देखिए यहां पर देख लो, यहां पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु भाग ले रहे हैं, तभी तो एक अणु बना है ऑक्सीजन का, तभी तो बनाया अणु। लेकिन अभिक्रिया कौन कर रहा है, अणु कर रहा है, परमाणु नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो यही कारण है। देखिए दूसरा एग्जांपल मैं यहां पे दूं आपको, Ca+O2, तो ये बना देगा आपका CaO बनेगा। तीसरा एक धातु और है हमारे पास Mg+O2, तो ये क्या बना देगा, MgO। तो देखो बच्चों ये बैलेंस होगी ट्वाइस 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 और ट्वाइस। एक अभिक्रिया हमारे पास और है, अगर हम एल्युमिनियम धातु की अभिक्रिया O2 से कराएं, एल्युमिनियम धातु की अगर अभिक्रिया हम किससे करवाएं O2 से करवाएं, तो ये क्या बनाता है हमारे पास, देखो Al2O3 ट्वाइस थ्राइस और 4, ये हमारे पास संतुलित अभिक्रिया हो गई। ठीक हो गया बच्चों, ये हमारे पास क्या हो गई, संतुलित अभिक्रिया हो गई। अब यहां पर देखो ये अभी ये हमारे पास वायु के साथ इसने अभिक्रिया की, लेकिन याद रखना इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे पास यहां पर हम सोडियम की बात कर रहे हैं। देखिए सोडियम वायु के साथ बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। क्या होती है, वायु के साथ बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, यहां तक कि हम इसको खुले में नहीं छोड़ते हैं। किसमें नहीं छोड़ते हैं, खुले वायु में नहीं छोड़ते हैं, इसको खुले वायु में रखते भी नहीं है। इसको हम कहां सुरक्षित रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। केरोसिन ऑयल जानते हैं आप, केरोसिन का तेल जानते हो आप, केरोसिन ऑयल जिसको हम मिट्टी का तेल कहते हैं। देखो अगर सोडियम खुली वायु में रहेगा तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए वो तुरंत अभिक्रिया न करे। उसको सुरक्षित रखने के लिए हम किसमें रखते हैं, उसको केरोसिन के ऑयल में रखते हैं। बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है कौन सी, हमारे पास सोडियम। यहां पर अब बात कर रहा हूं मैं कैल्शियम और मैग्नीशियम की। देखो तो ये क्या कर देते हैं, जब हम कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे या मैग्नीशियम के साथ, तो देखो ये हमारे पास कैल्शियम की धातु है, और जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है वो इसके बाहर जमा हो जाता है ऐसे। देखो इस धातु को कोई परिवर्तन नहीं करता, वो इसके बाहर ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड जमा हो जाता है। वैसे ही यहां पर बात करें मैग्नीशियम की, Mg की, तो इसका भी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, वो क्या हो जाएगा, इसके ऐसे बाहर क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाए, इसके बाहर जमा हो जाता है। धातु को ये बिल्कुल परिवर्तित नहीं करता है, धातु के बाहर से क्या हो जाता है, धातु के बाहर से अपना आवरण बना देता है। ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पर ये बात होगी, तो धातु हमारे पास, हमने कहा देखो ये धातु तो अभिक्रिया कर रही है, ये जो धातुएं हैं, ठीक है, ये क्या होती है, कम क्रियाशील होती है। क्या होती है, कम क्रियाशील होती है। इवन तक कि लोहा जो होता है वो ठंडे में जो है कोई अभिक्रिया वायु से नहीं करता। उसको गर्म जब उसके टुकड़े जो है लोहे के छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाए और उनको गर्म किया जाए, तब वो वायु से अभिक्रिया करते हैं। और जो ये धातु है हमारे पास कौन कौन सी, Au और Ag, ये वायु से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों, समझ गया बात को, क्लियर, ये क्लियर हो गया। सोडियम धातु को हम खुले में नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रखते, कभी प्रश्न आता है इससे कि सोडियम धातु को हम केरोसिन में क्यों रखते हैं, केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है और वो वायु के संपर्क में आकर के तुरंत क्या कर लेगी, अभिक्रिया कर लेगी। इसलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए हम किस में रखते हैं, इसको केरोसिन तेल में रखते हैं। दूसरी बात, कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड परत बना करके उस पर लग जाते हैं, उसके बाहरी आवरण पर चिपक जाते हैं। वो धातु को किसी ढंग से धातु के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते, बल्कि धातु के बाहरी आवरण पर क्या हो जाता है, वो धातु के बाहरी आवरण पर एकत्रित हो जाते हैं। अब ये तो बनाए बेटा इन्होंने क्या, देखो इसको और सरल रूप से हम देखना चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, धातु की अगर अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करवाएं या वायु, इस ऑक्सीजन को हम क्या लिख सकते हैं, वायु लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, धातु की अभिक्रिया अगर हम वायु से करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब क्लियर से बात हो गई कि हमें धातु
और वायु से अभिक्रिया कराने पर धातुएं क्या देती हैं? धात्विक ऑक्साइड देती हैं। ठीक है बच्चों, इससे नेक्स्ट हम अगले सेशन में शुरू करेंगे। तो आशा है कि आप लोग इसको तैयार करेंगे। धन्यवाद।